नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी की इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम हिंदी साहित्य के इतिहास से और मुख्यतः आदिकाल से कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि विशेषतः टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो या यूजीसी नेट की परीक्षा हो। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस क्लास को पूरा देखिएगा। कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी कमेंट में बताइएगा। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या गारसादा तासी? सही उत्तर इसका हो जाएगा गारसादा तासी। इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन कार्य किया था। इन्होंने फ्रेंच भाषा में किया था। अगला प्रश्न है कि काशी नागरिण पचाड़ी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया था? 6, 12, 20 या 18? सही उत्तर होगा इसका 16 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। अब तक जो है वह 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। योजना जो थी वह 18 खंडों में प्रकाशित करने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय? सही उत्तर है इसका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से एक है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? देखिए, प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे नहीं कि सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है। प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है और सही उत्तर है इसका मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में, भक्त नामावली में, 84 वैष्णवन की वार्ता में या श्रृंगार संग्रह में? सही उत्तर है इसका 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि शुक्ल का इतिहास ग्रंथ यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास स्वतंत्र पुस्तक से पूर्व किस रूप में प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका, साहित्य पत्रिका की लेखमाला, पत्रिका का विशेषांक या साहित्यालोचन? सही उत्तर है इसका हिंदी शब्द सागर की भूमिका। यह हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो पहले वह हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गारसादा तासी ने इस्तवार दा ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? फ्रेंच में, अंग्रेजी में, रूसी में या जर्मनी में? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा में। ये फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार लिखा था फ्रेंच भाषा में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, रामकुमार वर्मा ने या लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने? सही उत्तर है इसका धीरेन्द्र वर्मा ने। इन्होंने हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन कार्य किया था। यह 3 भागों में प्रकाशित हुआ था, यानी हिंदी साहित्य जो है 3 भागों में प्रकाशित हुआ था। पहला हुआ था 1959 में और दूसरा हुआ था 62 में, तीसरा हुआ था 69 में यानी 69 में। अगला प्रश्न है कि सरह पाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? मिश्र बंधु, गुलेरी जी, राहुल सांकृत्यायन या हजारी प्रसाद द्विवेदी? सही उत्तर है इसका राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने ही सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया है? आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल या सिद्ध सामंत काल? सही उत्तर है
वीर गाथा काल। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया है, दो नाम दिए हैं, आदिकाल, वीर गाथा काल, इस प्रकार इन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को, मध्यकाल को, उत्तर मध्यकाल को या आधुनिक काल को? सही उत्तर है इसका भक्ति काल को। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दूहा की गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या लौकिक साहित्य? सही उत्तर हो जाएगा लौकिक साहित्य। ढोला मारूरा दोहा लौकिक साहित्य के अंतर्गत आता है। इसकी रचना कल्लोल कवि ने की थी 1473 ईस्वी में और इसका संकलन किया था कुशल लाभ ने 1561 ईस्वी में। इस रचना में कुल 23 खंड हैं। 23 खंड हैं जिन्हें सर्ग कहा, यानी 23 सर्ग है इसमें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा, सबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध रखते हैं? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, लौकिक साहित्य या रासो साहित्य? सही उत्तर हो जाएगा इसका सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? और वह है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आदिकाल की रूढ़ियों, परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, प्राकृत पैंगलम, खालिक बारी या श्रावकाचार? सही उत्तर हो जाएगा श्रावकाचार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? नरपति नाल, जगनीक, चंद्रवरदाई या गोरखनाथ? सही उत्तर है चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है कि रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? इसमें बीसलदेव रासो, परमाल रासो, वडरत्नाकर या राउलबेल? कौन सा ग्रंथ इसमें से है जो एक गेय काव्य है? सही उत्तर है परमाल रासो। परमाल रासो को 1865 में चार्ल्स इलियट ने आला खंड के नाम से प्रकाशित करवाया था और बाद में 1920 में, ठीक है, श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो के नाम से काशी नागरी पचाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? इतिहास ग्रंथ है, भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है या काव्य ग्रंथ है? सही उत्तर है इसका व्याकरण ग्रंथ। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हों और हिंदी साहित्य से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन है? दामोदर शर्मा, अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई या सरहपा? सही उत्तर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य रचना कर रहे थे और ज़्यादातर इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ प्रसिद्ध हैं। पिछले साल यूजीसी नेट की परीक्षा में इनकी एक पहेली पूछी गई थी और उसका अर्थ पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन शिलांकृत कृति का क्या नाम है जिसे गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति माना जाता है, यानी माना गया है? वडरत्नाकर, खलिक बारी, दो सुखने और राउलवेल? सही उत्तर है राउलवेल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? पहेलियाँ, मुकरियाँ, गजल, गीत या दोहे? सही उत्तर है पहेलियाँ एवं मुकरियाँ। प्रश्नों को जल्दी जल्दी करवा रही हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न तैयार हो पाएँ। अगला प्रश्न है कि आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? पिंगल, डिंगल, दोहा चौपाई या कवित्त सवैया? सही उत्तर हो जाएगा डिंगल। वीर रस की कविताओं में आदिकाल में डिंगल शैली का प्रयोग होता था। वहीं जब बात आती थी प्रेम और श्रृंगार काव्य के लिए तो वहां पर शैली हो जाती थी पिंगल। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है? और ऑप्शन में है बौद्ध, जैन, नाथ या और वज्रयान। सही उत्तर इसका हो जाएगा नाथों से। आदिकाल के नाथ संप्रदाय से संत मत का विकास हुआ था। नाथ पंथ के विकास क्रम की बात करें तो बौद्ध धर्म से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले जो था वो बौद्ध धर्म था। उसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। दो भागों में बटने के बाद महायान की फिर दो शाखाएं हो जाती हैं। महायान पुनः दो भागों में बट जाता है और सहजयान और वज्रयान दो भागों में बटता है। और आगे चलकर जो है वज्रयान भी मंत्रयान में बदल जाता है और मंत्रयान से फिर सिद्धयान होता है, सिद्ध से नाथ होते हैं और नाथ से संत काव्य धारा होती है। इसको आप लोग कहीं पर लिख लीजिएगा, मैं दोबारा से बोल देती हूँ, समझने में काफ़ी आपको आसानी हो जाएगी। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। महायान आगे चल के दो भागों में बटा, सहजयान और वज्रयान में। वज्रयान की एक शाखा आगे निकली मंत्रयान में और मंत्रयान से आगे एक शाखा निकली सिद्ध, उसके बाद हुए नाथ और उसके बाद संत काव्यधारा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? अपभ्रंश काल, संधि काल और चारण काल, सिद्ध सामंत काल और अंधकार काल। सही उत्तर है इसका संधि काल और चारण काल। आदिकाल का नामकरण रामकुमार वर्मा ने संधि काल और चारण काल के नाम से किया है। अगला प्रश्न है कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? गोरखनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ और चुड़कनाथ। सही उत्तर हो जाएगा इसका गोरखनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कीर्तिलता और कीर्तिपताका किस कवि की रचनाएं हैं? तो यह विद्यापति की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन किस लेखक का है? शुक्ल जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का या धीरेन्द्र वर्मा का। सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। अगला प्रश्न है कि सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 60, 40, 84 या 20। सिद्ध जो है 84 माने गए हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका 84। बात करें नाथों की तो नाथ हुए हैं 9। आलवार संत भी हुए हैं जिनकी संख्या थी 12। आलवार जो हैं 12 हुए हैं। वही नयनार की संख्या, नयनार संत भी हुए हैं, शैव मत से संबंधित थे और नयनारों की संख्या थी 63। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूरी, सावकाचार्य विजय सिंह सूरी और जिन धर्म सूरी। सही उत्तर हो जाएगा शालिभद्र सूरी, इनकी रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहपाद को, पुष्य या पुंड को, कबीर को या लुइपा को। सही उत्तर हो जाएगा पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जयमयंक जसचंद्र का किस कवि की रचना है? भट्ट केदार की, गोपीचंद की, ज्योतिश्वर ठाकुर की या मधुकर कवि की। सही उत्तर है इसका मधुकर कवि। जयमयंक जसचंद्र का मधुकर कवि की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भरथरी और जलंधर पा कवि जो है किस साहित्य से संबंध रखते हैं? सिद्ध साहित्य से, नाथ साहित्य से, जैन साहित्य से या रासो साहित्य से। सही उत्तर हो जाएगा सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? रासो साहित्य, लौकिक साहित्य, जैन साहित्य या रास साहित्य। सही उत्तर है इसका रासो साहित्य। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का मुख्य छंद माना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन में है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। सही उत्तर हो जाएगा, इन्होंने गाथा के लिए जो है प्राकृत माना है, यानी गाथा जो है प्राकृत भाषा का मुख्य छंद है।
वहीं बात करें दोहे की, तो इन्होंने दोहे को अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद माना है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? चंपू काव्य है, गद्य है, व्याकरण है या खंड काव्य है? सही उत्तर है एक गद्य रचना। यह एक गद्य रचना है। हालांकि व्याकरण से भी संबंधित है, लेकिन इसको व्याकरण नहीं कह सकते क्योंकि यह शब्दकोश रचना है। 14वीं शताब्दी इसका समय है, इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 16वीं 17वीं शताब्दी के युग को हिंदी काव्य का स्वर्ण काल मानना किस इतिहास लेखक की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी गई है? गार्सदातासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु या जॉर्ज ग्रियर्सन? सही उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का सीमांकन कहाँ से कहाँ तक है? ध्यान दीजिएगा, यह समय ईस्वी सन में है 1318 से 1643, 1388 से 1503, 1400 से 1600 ईस्वी और 1360 से 1700 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा 1318 से 1643 ईस्वी। विक्रम सन में यही समय जो है 1375 से 1700 ईस्वी 1700 विक्रम संवत तक होगा। माफ करिएगा, 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत होगा। विक्रम संवत में से जब हम 57 यानी 57 वर्ष माइनस करेंगे तो हमें ईस्वी सन मिलता है। तो कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो विक्रम संवत में से 57 वर्ष माइनस करके हम ईस्वी सन निकाल लेंगे और ईस्वी सन में हम 57 वर्ष जोड़ करके विक्रम संवत भी निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। शंकराचार्य ने सामाजिक एकीकरण के लिए किस दार्शनिक आध्यात्मिक ऐक्य का निरूपण किया है? यानी सीधा सीधा प्रश्न ये है कि शंकराचार्य का जो मत है उसको क्या कहते हैं। तो प्रश्न इस तरह से घुमाकर भी दिया जा सकता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में है विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अद्वैत वेदांत और शुद्धाद्वैतवाद। तो शंकराचार्य का जो मत है वो अद्वैत वेदांत है, यानी अद्वैतवाद है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन अद्वैत वेदांत। अगला प्रश्न है कि रामानंद किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि थे? तो राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे रामानंद। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन यानी द ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि नाभादास रचित किस ग्रंथ में कबीर के संबंध में उल्लेख मिलता है? भक्तमाल में, अष्टयाम में, कबीर चरित्र बोध में या कबीर परिचय में? और इसका सही उत्तर है भक्तमाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। ये पंक्तियां किस संत कवि की हैं? कबीरदास की, मलुकदास की, रैदास की या सुंदरदास की? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं यह संत रविदास की, जिनका नाम रविदास भी है और रैदास भी मिलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य की गणना वैष्णव भक्ति के प्रतिष्ठापक आचार्यों में नहीं की जाती? रामानुजाचार्य की, हरिदास निरंजनी की, विष्णु स्वामी की या वल्लभाचार्य की? सही उत्तर है इसका विष्णु स्वामी की। विष्णु स्वामी जो है वो वैष्णव भक्ति से संबंधित नहीं है, यह रुद्र संप्रदाय से संबंधित है और रुद्र संप्रदाय जो है वह शिव के उपासक से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98। भक्ति का कौन सा रूप पहले दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ था? राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण भक्ति या पुष्टि भक्ति? सही उत्तर है इसका राम भक्ति। जो आलवार संत थे वो वैष्णव भक्त थे, यानी राम भक्ति से संबंधित थे। वहीं नैनारों की बात करें तो वह शिव के भक्त थे, यानी रुद्र के उपासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस संस्कृत काव्य में पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है? ब्रह्मचरित में, गीत गोविंद में, गाथा सप्तशती में या वेणी संहार में? सही उत्तर है इसका गीत गोविंद में। गीत गोविंद जो जयदेव की रचना है उसमें सबसे पहले कृष्ण लीलाओं का उल्लेख मिलता है। अगला और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यह पंक्ति किस भक्त कवि को लक्ष्य करके कही गई है? नानक देव, कबीर दास, दादू दयाल या रैदास?
तो यह पंक्तियाँ जो हैं यह कबीरदास की हैं। सही उत्तर है कबीरदास। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है प्रतियोगियों की। तो आप लोग अपनी पढ़ाई मेहनत से कीजिए। धन्यवाद।